नासिका आपके पास बड़ा हथियार है, और ब्राह्मी है आपके पास, शतावरी है आपके पास। हाँ, और फिर ऊपर जाना तो फिर आईपीटी में बहुत कुछ है। हाँ, खाने के लिए भी बताया है। खाने के लिए तो फिर मुश्किल है, क्योंकि उसको पुराना नहीं खा सकते, ताज़ा बना के खा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता कहाँ है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंचगव्य घृत मस्तिष्क को चाहिए, शरीर की आवश्यकता नहीं है। तो अगर नाक में डालते हैं वही काफ़ी है। देखो, एक सरल गणित अगर देखो आप, तो आज जितनी भी जो बड़ी बड़ी थेरेपियां हैं, एलोपैथी है या फिर मॉडर्न आयुर्वेद है, इनके यहाँ जितने काम नहीं होते हैं, पंचगव्य में वो सारे काम सरलता से होते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि उन्हीं चीज़ों को फोकस करो ना आप। देखो, सोराइसिस उनके यहाँ नहीं होता चिकित्सा, आप सोराइसिस को फोकस कीजिए, है ना। रूमेटिज्म उनके यहाँ नहीं होता, आप उसके ऊपर फोकस करो आप, है ना। जितने भी माइग्रेन डिप्रेशंस की बीमारियाँ हैं, नहीं होता उन लोगों के यहाँ, आप केवल उसी पर फोकस करो आप। सिकल सेल है, थैलेसीमिया है ना। तो ये सारी चीज़ें जो उनके यहाँ नहीं होता है, उनके यहाँ क्या दूसरे थेरेपियों में नहीं होता है, आप केवल उसी विषय को लेकर के बैठ जाएं तो बड़ा काम होता है। को हर बीमारी में वो दे सकते हैं क्या? इसका कोई साइड इफेक्ट कुछ ऐसा नहीं कि इस बीमारी में? पंचगव्य में किसी भी गव्य का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नसिका केवल नहीं है, किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी आपको कोई समझो कि एक मरीज आया, उसको कुछ भी बीमारी नहीं है, और उसने 3 महीना गोमूत्र तुलसी पी लिया, क्या नुकसान होने वाला है? कुछ भी नहीं हो सकता। सर्पगंधा ही पी लिया, क्या होगा उसको? कुछ नहीं हो सकता। तो पंचगव्य में कोई भी औषधि ले लो, कुछ नहीं हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। कुछ अज्ञात बीमारियां जरूर चली जाएगी जिसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन गड़बड़ नहीं होने वाला है कुछ। हाँ, इसलिए जो इनटेक औषधि में सबसे सुरक्षित अभी पंचगव्य ही है। कुछ आप लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे, गविसिद्ध जो काम अच्छा कर रहे हैं। एक कंफ्यूजन आता है। हाँ, गोखरू अर्क और पुनर्नवा, तो किन परिस्थिति में हमको गोखरू अर्क का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी परिस्थिति में हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखो, एकदम सरल है विषय कि जहाँ पर फ्लूइड डिसऑर्डर हो बॉडी में, पुनर्नवा दीजिए, और जहाँ मसल्स डिसऑर्डर है वहाँ गोखरू दीजिए। बस। मसल्स डिसऑर्डर का कोई उदाहरण बता सकते हैं आप लोग? नहीं, ये जो पूछ रहे हैं उस विषय पर बात कर रहे हो, हैं? यस, करेक्ट। प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट, ये मसल डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर जितना बढ़िया गोखरू काम करेगा, पुनर्नवा नहीं करेगा। हाँ, गोखरू मसल्स डिसऑर्डर जहाँ आ गया वहाँ, लेकिन अकेले गोखरू नहीं, पुनर्नवा के साथ गोखरू। हाँ हाँ, एक समय गोखरू दे दो आप,
मसल्स डेवलपमेंट का शरीर में समय कब होता है? बढ़िया समय। यानी गोखरू देना है तो कौन सा समय सेलेक्ट करोगे आप गोखरू के लिए? नहीं, वो तो विसर्जन का समय है। सृजन का समय क्या है? वो तो क्लोजिंग है, सॉफ्टवेयर क्लोजिंग है उससे। हाँ, 9 से 11 ये शरीर के सृजन का समय है। तो कहीं गांठ हो गया, ट्यूमर हो गया तो बैड है ना, बुरा सृजन है, तो उसको हटाने के लिए ये समय सेलेक्ट कीजिए 9 से 11 है ना। और पुनर्नवा विसर्जन के समय दीजिए। विसर्जन का बढ़िया समय है 3 से 5 शाम में, उस समय दे तो जाएगा। हाँ, इसलिए गोखरू दे रहे, पुनर्नवा देना पड़ेगा। हाँ, झाड़ू तो मार दिया, कचरा उठा के बाहर कौन फेंकेगा? पुनर्नवा। झाड़ू मारेगा गोखरू। हाँ, कंचनार और पुनर्नवा। रक्त के कचरा को कौन फेंकेगा? पुनर्नवा। अभी इधर देख रहा हूँ कुछ 2-3 साल से या ये कोरोना वैक्सीन के बाद रक्त कैंसर बढ़ा है। इसके मरीज अभी ज़्यादा आ रहे हैं। कहीं कुछ तो गड़बड़ इसने किया है कोरोना वैक्सीन ने। हाँ, हार्ट के मरीज भी और ये कैंसर में रक्त कैंसर वाले भी बढ़ रहे हैं। वैक्सीन के बाद में एक मेरे को आपने लिया था? दबाव में लिया था। असल में क्या है, दबाव क्या होता है? प्रेशर डालने दबाव है। नहीं, गविसिद्ध के ऊपर भी प्रेशर अगर किसी का काम करे गविसिद्ध मतलब का क्या? अच्छा, चालू नहीं किया थे। मुझसे सरकार ने लिखित में जवाब मांगा कि आप क्यों नहीं लगवाना चाहते, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। हाँ, साफ तौर पे मना कर। हाँ, उसके बाद फिर कोई पत्र मेरे पास आया नहीं, बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों ने जब लिखित रूप से मांगा है तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं आया है। लेकिन देखो, हमारा भी एक मौलिक अधिकार है कि हम सरकार से भी लिखित रूप में मांग सकते कि आप, ठीक है, मैं कोरोना नहीं लगाऊंगा, मैं लिख के देता हूँ। आप ही टीका क्यों लगा रहे हैं, आप लिख के दे दो। ये तो हमारे मौलिक अधिकार में आता है। वो वहीं से चले जाएंगे जहाँ लिखित आपने मांगा, तो वहीं से चले जाएंगे। ये पूछ रहे थे कि उसके पहले कभी इस तरह का परेशानी मुझको नहीं था। अभी क्या है, कभी मैं तो सुबह दोपहर शाम भोजन जैसे ही करता हूँ तो तुरंत बाद में कब बनता है, तत्काल कब बनेगा और कब निकलेगा। इसका मतलब है कि आपका डाइजेशन सिस्टम को खराब किया है। तुरंत भोजन के बाद होता है? नहीं, देखो, भोजन के बाद कफ बनना ही चाहिए, लेकिन अल्प मात्रा में बनना चाहिए। वो शरीर का नियोजन है वैसा। लेकिन अधिक कफ बनना फिर वो गड़बड़ है। हाँ, कफ तो बढ़ता ही है। देखो, कफ और पित्त भोजन के बाद यदि बढ़ता है, इसका मतलब आपका भोजन ठीक है। भोजन सामान्य अवस्था में कफ को भी और पित्त को भी बढ़ाएगा, वात को गिराएगा। हाँ, लेकिन यदि आपने कोई भोजन किया है जिससे आपका वात बढ़ा है लेकिन कफ और पित्त गिरा है, इसका मतलब भोजन ठीक नहीं है। सही भोजन की वही पहचान है। तो कफ बढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ना। तो फिर नहीं, वो क्षेत्र में गड़बड़ नहीं हुआ है आपका, वो ठीक है। शरीर का स्वभाव होता है, क्योंकि जो आप भोजन करते हैं उसमें जल की मात्रा बहुत रहती है। तो जल क्या करेगा?
कफ को बढ़ाएगा। भोजन में अग्नि की मात्रा रहती है, क्या करेगा? पित्त बढ़ाएगा। लेकिन सही भोजन में वायु की मात्रा नहीं होती, तो वात नहीं बढ़ना चाहिए। यदि वात बढ़ा है तो भोजन गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि रूखा सूखा और ड्राई भोजन वात को बढ़ाते। जैसे गेहूं की सूखी रोटी वात बढ़ा देगा, लेकिन बाजरी का, मक्का का, मड़ुआ का सूखा रोटी वात नहीं बढ़ाएगा। एक मित्र हमारे उनका, उन्होंने वैक्सीन जैसे ही लगाया कि पूरा कंधा उनका जाम हो गया। तो खुल गया। हाँ, फिर उनको मैंने बताया था अपनी जीवन के बारे में, बाकी फिर कुछ सिलाई वगैरह कुछ किया हुआ। लेकिन वही है जो पॉपुलेशन हो रहा है वैक्सीन लगाने से, वो समस्या नहीं, ये तो कोरोना एक सीख है। कम से कम आगे इससे सीखिए कि कुछ वैक्सीन नहीं लगाना है। मैंने बूस्टर डोज जब से लगाया था तो 6 महीने तो बहुत परेशान हुई। बूस्टर डोज लगाने के कुछ समय बाद ही ना मुझे बहुत छींक आता था और सर्दी एनी टाइम रहता था। पहले मुझे 2 साल में एक बार हो गया तो बहुत था, स्टार्टिंग में होता था।